नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और मोतीलाल स्टूडियो से कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर सपोर्ट यहां पर लगातार बनता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम हाई से कुछ नीचे जरूर है, लेकिन जिस तरह की गिरावट हमने डॉलर इंडेक्स में आते हुए देखी है, उसका सीधा सपोर्ट यहां पर सोने में जरूर मिला है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, क्योंकि यहाँ पर जोरदार गिरावट देखने को मिली। 2.5% की गिरावट ओवरनाइट मार्केट्स में है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो करीबन 7% तक की गिरावट यहाँ पर कच्चा तेल अब दर्ज कर चुका है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली जीरे में, जो कि अब निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। क्या है रीजंस, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे मिराय एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान, और साथ ही बात करेंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया से। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि एक सपोर्ट फैक्टर यहाँ पर लगातार हमने बनता हुआ देखा है। सेफ हेवन बाइंग भी है और यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ तवज्जो अब जाता हुआ नजर आया है, जो कि हमने ETF बाइंग में बनता हुआ देखा ही है। राजेश जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप जिस तरह का बाजार बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर अनसर्टनिटी अच्छी खासी है और सोने को एक सेफ हेवन बाइंग जरूर देखने को मिली है? नमस्ते मनीषा जी। मैं एक बहुत ही खास बात आपके सामने आज रखने वाला हूं कि जिस तरीके से लास्ट ईयर जो इंपोर्ट हुआ था गोल्ड का, उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ कस्टम उनके तरफ से फिगर को रिव्यू किया गया था और बाद में कुछ ये बताया था कि 741 टन जो गोल्ड लास्ट ईयर हुआ, उसके जब उसको कंपैरिजन करते हैं तो इस बार वो 723 टन था, लेकिन फिर से कल इसको रिव्यू किया गया और अभी नया फिगर है उनका 820 टन। तो ये बता रहा है कि कंपैरिजन में पिछले साल से अगर कंपैरिजन करते हैं तो कम से कम 90 टन ज्यादा इंपोर्ट हुआ है, पहली बात। सेकंड थिंग, गोल्ड का डिमांड इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अलग-अलग तरीके से धार्मिक महोत्सव होता है, या फिर जैसे शादियां है तो उसके लिए हमारे यहाँ तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं तो डिमांड कहीं पर भी कम नहीं है। उसके पीछे रीजन है, जैसे कि आपने कहा कि एक सेफ हेवन है, तो सभी लोग करीब करीब मैं देखता हूँ पूरे वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक है उन्होंने लास्ट ईयर 1047 टन गोल्ड खरीदी किया है। तो ये भी उसके पीछे एक कारण है। और खास बात यह है कि इन्फ्लेशन रेट, अगर उसको हेजिंग के साथ, अगर गोल्ड गोल्ड को हेजिंग किया जा रहा है, अगर इन्फ्लेशन रेट 2 से 5% है, उसके अगेंस्ट में गोल्ड अगर रिटर्न दे रहा है 8 से 10% का, तो ये हेजिंग भी हो रहा है। और एक रिपोर्ट गोल्डमैन सैक की भी आई हुई है, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि 8% से ज्यादा इस साल भी रिटर्न आपको गोल्ड देने वाला है। और $3100 जो एक अभी ज्यादा बचा नहीं है, $2917 तो ऑलरेडी हम लोग अभी है, तो $3100 भी बड़ी जल्दी वो तोड़ देगा। तो ये गोल्डमैन सैक अगर ये रिपोर्ट दे रहा है, ये बता रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है और जो अभी तक के परफॉर्म किया उससे ज्यादा अच्छा आगे करेगा, ऐसा मुझे दिखता है। हम्म। राजेश जी, जैसे आपने कहा कि डिमांड अच्छी खासी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और सोने के इंपोर्ट नंबर्स भी यहाँ पर काफी बेहतरीन हैं। अब क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब ज्यादा सोना देखने जाने लगा है? जिस तरह के प्राइसेस हैं, बाजार मान के चल रहा है कि यहाँ से तेजी ही देखने को मिलेगी। क्या खरीदारी जिस तरह की सोने में होती है उसमें हमने कोई चेंज देखा है, या फिर जिस तरह से सालों से इंडिया जिस तरह से बाइंग करता है वही जारी है? नहीं, पहले गोल्ड को केवल और केवल इन्वेस्टमेंट के नाम से ही सोचा जाता था। इसे फैशन या इसे यूज या हमारे कल्चर में ज्यादा नहीं डाला जाता था, लेकिन अभी काफी चेंज आ गया। अगर देखते हैं तो बुलियन खरीदने के लिए लोग बहुत कम आते हैं हमारे पास। एज मैं खुद रिटेलर हूं, तो मैं देखता हूं हमारे पास 95% से ज्यादा लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, क्योंकि अब उनको ये समझ में आ गया है कि मैं बुलियन खरीदूंगा तो शायद वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम से तिजोरी में पड़ा रहेगा, कबर्ड में पड़ा रहेगा, लेकिन अगर ज्वेलरी लेते हैं तो उसको यूज कर सकते हैं। एक स्टेटस सिंबल बनता है, मार्केट कहीं पर भी जाते हैं आप किसी पार्टी में, तो एक अलग आपका ओरा बनता है। तो ये सब चीजों के कारण अभी लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया है। इन्वेस्टमेंट तो एक एडिशनल उनको फीचर मिल गया है, लेकिन यूज काफी बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि मैं हर बार ये कहता हूं कि पहले एक मंगलसूत्र अगर कोई लेडीज खरीद लेती थी तो वो लेडीज मंगलसूत्र जब तक के टूटता नहीं था तब तक के दूसरा नहीं खरीदते थे। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू अटायर, हर फंक्शन के लिए अलग, हर सीजन के लिए अलग, ऐसे मंगलसूत्र खरीदते हैं, चूड़ियां खरीदते हैं, तो नेकलेसेस खरीदते हैं अकॉर्डिंग टू ओकेजन। अगर कोई मेहंदी है तो मेहंदी के लिए अलग ज्वेलरी होती है, शादी के लिए अलग होती है, रिसेप्शन के लिए अलग होता है। तो इस वजह से एक जो लेडीज है वो इसे श्रृंगार का एक पार्ट मानती है और इन्वेस्टमेंट इसमें एडिशनल मिलते जा रहा है। तो ये डबल सपोर्ट मिलने के कारण गोल्ड के प्रति, जो गोल्ड ज्वेलरी के प्रति जो क्रेज है वो बढ़ते जा रहा है, वो जो इंपोर्ट की फिगर से मैं समझ रहा हूँ। फेयर पॉइंट। राजेश जी, एक और चीज़, और जिस तरह से हायर प्राइसेस हैं, और ये कॉन्वर्सेशन हमने कई बार की है कि क्या लोग लोअर कैरेटेजेस की तरफ जा रहे हैं, और क्या एक्सचेंज की ज्वेलरी में यहाँ पर आपने नंबर्स बढ़ते हुए देखे हैं?
बिल्कुल, ये क्या होता है अभी तो वैसे भी ज्वेलरी जो है अभी यंग आपको पता है कि सबसे यंगेस्ट अगर कहीं क्राउड है तो वो इंडिया में है और इस वजह से काफ़ी लोग अभी 18 कैरेट और 14 कैरेट पे भी शिफ्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि डायमंड और प्लैटिनियम ज्वेलरी भी काफ़ी पसंद की जाती है, तो धीरे-धीरे कस्टमर लोअर कैटेगरी की तरफ पसंद करने लग गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और हम्म। मुझे लगता है कि जो फिगर्स बता रहे हैं इसमें अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके बावजूद हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है तो दैट इज गुड फॉर द इंडस्ट्री कि यहाँ पे उसकी वजह से रोजगार मिल रहा है, जीडीपी में सपोर्ट मिल रहा है, तो ये सब सपोर्ट कर रहा है उसके लिए। एक फाइनल सवाल राजेश जी, और प्राइसेस को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? देखिए प्राइसेस जब एक साथ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा कस्टमर रुकता है, लेकिन अभी ये स्टेबिलिटी आ गई है, $3100 के आसपास ही घूम रहा है। आपने देखा होगा 3100 से थोड़ा नीचे आया, फिर 3100 के ऊपर चले गया, तो 3100 के आसपास अभी कस्टमर ने इसे माइंडसेट कर लिया है। और आपने देखा होगा कि अभी जो एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का होने जा रहा है अप्रैल में, 4 अप्रैल को, तो इसके वजह से भी लोगों की काफी बाइंग होने वाली, इस वजह से भी डिमांड है। और उसके बाद तुरंत अक्षय तृतीया जैसा एक बड़ा मुहूर्त है, हम्म। तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से अच्छी खासी बाइंग हो रही है और रेट भी मुझे लगता है इट इज अ रीजनेबल रेट, कस्टमर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। और हम्म। लोग ये सोच रहे हैं अगर हम लोग आज 85-86 हजार में अगर नहीं लेंगे तो शायद अगले साल इन्हें 1 लाख रुपए के रेट में लेना पड़ सकता है। एक पूरा नैरेटिव बन चुका है। एब्सोल्युटली। अजय, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है दिवाली तक अब सोना ऑन चार्ट्स कैसा नजर आता है, और क्या व्यू है अब आने वाले अगले 12 महीने के हिसाब से भी सोना देखें तो? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल देखिए, अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड में मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले $3000 बताया था, मुझे लगता है कि 3140 डॉलर तक का लेवल दिखेगा। बट फ्रेंकली आज हमने हाई से डॉलर इंडेक्स को 5.5% की गिरावट देखी पिछले 60 दिनों में। बट उसके बावजूद अगर हम देखेंगे, गोल्ड नया हाई नहीं तोड़ पा रहा है। पी स्टॉक चल रहा था, डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद वापस पी स्टॉक की बातें हो रही है, बट गोल्ड स्टेबल है। साथ में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जिस ढंग से टैरिफ का वॉर चल रहा है, मान के चल रहे हैं कि अगले 3-4-6 महीने में इन्फ्लेशन हाइक करेगा। तो परफेक्ट ब्लेंड तो बना हुआ है, लेकिन जब तक ये 2960 या 2970 का लेवल, कहने का मतलब है $3000 तोड़ने के लिए कुछ बड़ा न्यूज चाहिए, वो एज ऑफ नाउ मार्केट में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि जब तक ये 2960 के ऊपर नहीं जाता है, हाई पॉसिबिलिटी एक बार $100-150 का गिरावट दिखे। तो अब तक हमने 2840 तक का लो देखा है, बट मुझे लगता है अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूरी है। टैरिफ वॉर को थोड़ा सा डिफर होते हुए भी देखेंगे हम लोग। लेकिन कुल मिलाकर अगर ये साल की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट पे 90,000 का लेवल बिल्कुल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे रोकड़े जी ने भी कहा कि अगले साल हम लाख का लेवल जरूर देख पाएंगे, बट ये साल अगला जो 2 से 3 महीना है वो बहुत ही एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी रहेगा। आज रात को ईसीबी की बैठक है जहां पे रेट कट है, ये भी कहीं ना कहीं का सेंटीमेंट पॉजिटिव करेगा। तो ओवरऑल है वॉलिटिलिटी के साथ रहेगा, थोड़े आउटकम आने बाकी अगले 2-3 दिन में, लेकिन कुल मिलाकर ये साल भी पॉजिटिव रिटर्न रहेगा गोल्ड में। तो 95 दिवाली तक देखें या नहीं? मेरे हिसाब से तो अगर हम देखें तो कंजर्वेटिवली मैं 90 बोल रहा हूँ, बिकॉज आप जानते हैं Okay. कि ज्यादा तेज बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ये 90 का लेवल आराम से तोड़ देंगे। 92 तक हम थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट बनते, क्योंकि रुपए में भी गिरावट है, डोमेस्टिक में भी एक नैरेटिव बन चुका है और कि जो इन्वेस्टर्स है अजय, वो आ चुके हैं। अजय, 1.25 लाख की चांदी? वो तो हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप बात कीजिए 1.25 लाख के ऊपर की। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि चांदी अभी भी अंडर है। आज 2 दिन में आप डॉलर इंडेक्स में गोल्ड सिल्वर हम्म। रेशियो में जो फॉल आया है, जी। मुझे लगता है कि 21 का जो टारगेट था वो आराम से ये साल में क्रॉस कर जाएगा। अगर 1.5 लाख भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चांदी में मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ। अजय, एक क्विक सवाल यहाँ पर मेटल्स पे भी, क्योंकि कॉपर में कल 5% की तेजी थी। ऑफ कोर्स चाइना का जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसका सपोर्ट है, लेकिन क्या करंट लेवल्स पे कॉपर खरीदा जाना चाहिए? देखिए मेजर जी, कल की जो तेजी है ये डर की तेजी है, ये जी। डिमांड की तेजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से अभी हमने देखा कि 1 महीने का डोनाल्ड ट्रम्प ने बताया कि भाई हम टैरिफ को और रिव्यू करेंगे ऑटोमोबाइल में, तो ये डर की तेजी है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि 85-86 दिखा दे, बट सस्टेन नहीं करेगा। हाँ, अगर आप पूरे साल भर का बात करें तो इकोनॉमी को ग्रो करना है, कंजम्पशन बढ़ेंगे, तो कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम डेफिनेटली तेजी में जाएंगे। बट अभी जो तेजी आई है वो डर की तेजी है। यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखेगा अगले हफ्ते भर में। बट कुल मिला के ठीक है, मेटल का सेंटीमेंट अब धीरे धीरे जो आना था टैरिफ की वजह से वो आ चुका है। अब धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव साइड जाएगी। बट आज की जो कल की जो तेजी हुई है, तो आज मैं बोलता हूँ थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि ये डर की तेजी है। थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर वापस हम लेके चलेंगे।
ऑल राइट, तो डर सेंटिमेंट ऑफ कोर्स लीड कर रहा है यहाँ पर खरीदारी को, जहाँ तक मेटल्स की बात है, और बहुत ज़्यादा गिरावट हमने कच्चे तेल में भी उसी वजह से आते हुए देखी है। कुछ नंबर्स फैक्टर्स भी हैं, लेकिन ये सब डिस्कस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ होंगे मिराय एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान। चलिए, तीसरा ऐसा साल है जब कच्चे तेल की शुरुआत यहाँ पर नेगेटिव के साथ हुई है, और जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं इमरान, आप कहेंगे कि शायद ये क्लोजिंग भी उसी हिसाब से हो, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से यूएस इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं, ओपेक में प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, और टैरिफ को लेकर जो कंसर्न्स हैं, सभी कुछ थोड़ा सा बेरिश है क्रूड ऑयल के लिए। नमस्कार मनीषा जी। तो बिल्कुल क्रूड ऑयल के लिए जो भी है न्यूज आ रही है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही है, और हम पहले भी शायद आपके शो पे ये कहा था कि हम तो क्रूड ऑयल में मंदी बना के ही चल रहे हैं। जनवरी 21 जनवरी को हमने क्रूड में सेल कॉल भी निकाला था रिपोर्ट बेस, तो उसमें टारगेट है 60 के नीचे, और अभी जो भी सिनेरियो बन रहा है उसके तहत हमें लगता है कि क्रूड ऑयल जल्दी $60 WTI क्रूड ऑयल $60 के आसपास आ जाना चाहिए। अभी देखा ये भी है कि जो भी इकोनॉमिक नंबर्स यूएस के आ रहे हैं वो भी इतने सपोर्टिव नहीं आ रहे हैं। लास्ट वीक ही हमने देखा कि एटलांटा फेड का जो मॉडल अपडेट था वो दिखा रहा है यूएस इकोनॉमी 2.8% से कॉन्ट्रैक्शन रहेगा Q1 में। अगर वो उतना भी नहीं होता है तो भी एक्सपेक्ट के अराउंड 1% का कॉन्ट्रैक्शन रह सकता है इकोनॉमी में। प्लस यूएस प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप या व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का जो थीम है, दे वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 3 मिलियन बैरल पर डे अगले 4 सालों में। तो वो भी क्रूड ऑयल पे काफी प्रेशर बनाए हुए है। वेल एब्सोल्युटली इमरान, हमने वो रिएक्शन आता हुआ देखा भी है पेंट कंपनीज में, ओएमसीज में, रिफाइनिंग कंपनीज एक्सेट्रा में। कोई प्ले जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि $60 तक कच्चा तेल यहाँ पर जा सकता है, तो क्लियरली जो प्लेन वेनिला है वो कमोडिटी शॉर्ट करने का है, और बाकी इन कंपनीज में फिर क्या करने की राय है? ओएमसीज के काफी अच्छे मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए, और वो हमने अगर आप जो भी ओएमसीज में देखेंगे पिछले 2-3 दिन में कि आईओसीएल, बीपीसीएल या ये सारे इनमें काफी उछाल आया है। तो हमें लगता है कि पेंट कंपनीज और ओएमसी कंपनीज कंटिन्यू अपनी ये बुलिश रैली, जब तक कि क्रूड ऑयल नीचे रहता है तो इनको काफी फायदा रहेगा। एक वाइल्ड कार्ड क्या देखेंगे इमरान आप मार्केट्स में, क्योंकि एज ऑफ नाउ वो टैरिफ्स है, चाइना की तरफ से स्टिमुलस मेजर्स हैं, क्या है जो यहाँ पर अपसाइड रिस्क दे सकता है क्रूड को? एक और जो अपसाइड, जो कल की चाइना की जो एनपीसी पॉलिसी आई है उसमें ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग टोन रहा है, और अभी जो लेटेस्ट चाइना के वीकेंड पे ट्रेड नंबर्स आएंगे वो भी शायद एक बार के लिए इंपोर्ट नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखा सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ब्लिप ऑन द अपसाइड रह सकता है। क्रूड ऑयल WTI $70 तक आ सकता है, या MCX पे 6000 का वापस से भाव देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनारियो देखेंगे तो रशिया काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि यूएस और रशिया का नेगोशिएशन चल रहा है, आपने देखा होगा लास्ट वीक वेनेजुएला पे वापस से सैंक्शन हो गया, शेवरॉन ऑयल वेनेजुएला से बाय नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात भी देखने में आ रही है कि शायद से जो हेवी क्रूड रशियन यूएस रिफाइनरीज यूज करती हैं वो शायद से रशिया प्रोवाइड करेगा। तो दैट इज आल्सो ए फैक्टर के रशियन ऑयल वापस से जो सैंक्शन लगा है वो वापस से आ सकता है, तो क्रूड ऑयल में मंदी रह सकती है। प्लस ओपेक के जो नंबर्स आ रहे हैं, प्राइमरी नंबर्स, वो भी ये है कि उनका जो प्रोडक्शन कोटा जो है 39.75 मिलियन बैरल, वो उसके ऊपर ही चल रहा है, 40 पॉइंट समथिंग बैरल्स चल रहा है। और अभी जो ओपेक ने डिसाइड किया है कि अप्रैल से वापस रीस्टोर करेंगे प्रोडक्शन 1,38,000 बैरल्स पर डे से अप्रैल से, तो ऑलरेडी मार्केट इतना फ्लडेड है, और ये और एडिशनल ऑयल आ जाएगा तो ऐसा लगता ही नहीं है कि क्रूड ऑयल में मतलब कोई सस्टेनेबल रिकवरी हो सकती है। ऑलराइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन इमरान, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो बेरिशनेस यहाँ पर क्रूड ऑयल में देखने को मिली है, आगे बरकरार भी रह सकती है, और जैसे इमरान कह रहे हैं कि यहाँ पर और गिरावट के साथ ही काम करना चाहिए, और जहाँ तक इक्विटी प्ले है ओएमसीज और पेंट कंपनीज में खरीदारी अभी भी यहाँ पर बुलिश तौर पर की जा सकती है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम ब्रेक के बाद बात करेंगे इक्विटी बाजार की।